हाय चिल्ड्रेन। तो हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो टॉपिक पढ़ रहे थे करंट डेंसिटी, जो अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं तो पिछले वीडियो में देखेंगे। और करंट डेंसिटी होता था करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। उससे भी पहले हम पढ़े थे मेजरमेंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, और मेजरमेंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी हम देखे थे इन जनरल, इन सॉलिड, इन लिक्विड एंड गैस, और उस पर डिफरेंट तरह का क्वेश्चन भी दिया था। और एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं उसी से, पीछे वाले वीडियो पे बेस्ड है। एक क्वेश्चन है, ये बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन जो एटम होता है ये 1H1, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? 0। मीन्स हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होगा उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके ऑर्बिट में मूव करते रहता है। हमने लेट कर लिया इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसका रेडियस r है ऑर्बिट का। तो क्वेश्चन कह रहा है बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है अपने ऑर्बिट में v वेलोसिटी से, तो इसमें क्या करंट होगा? करंट का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो जब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन मेरा एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। और करंट का फॉर्मूला हम पढ़े हैं I = Q/T, और Q मीन्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को E से लिखते हैं, और पूरे इलेक्ट्रॉन को घूमने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे। इसका नाम हमने ले लिया इक्वेशन 1। अब आप जानते हैं 1/T को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी जिसको हमने F से डिनोट कर लिया, मीन्स नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो इक्वेशन 1 में अगर हम इसका वैल्यू पुट करें फ्रॉम इक्वेशन 1, मीन्स I = मेरा हो जाएगा F × E, और ये दोनों वैल्यू रहेगा तो इतना ही एम्पियर करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। यानी तो एक और इसका फॉर्मूला हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से मूव करके यहां आएगा तो इसका टोटल डिस्टेंस होगा 2πr। टोटल सरकमफेरेंस कितना होगा? 2πr। और पूरे घूमने में लगे टाइम को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। जो इसका ये v है, ये v का जो वैल्यू होगा 2πr/t, मीन्स टोटल सरकमफेरेंस 2πr, टाइम लगा t, सो t = 2πr/v। अब इस t का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम 1 I = E/2πr, ऊपर हो जाएगा मेरा v। दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट, अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट। क्लियर है? मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का दो फॉर्मूला आया मेरा, EV/2πr, या इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको F × E। इस दोनों फॉर्मूले से ऑर्बिट में आप इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? अगर हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, चलिए आगे चलते हैं आगे। अगर इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूं मैं, एक क्वेश्चन है, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ये बोर्स का मॉडल है जो हाइड्रोजन एटम का मॉडल है, और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसका रेडियस r है। तो और इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन का डाटा, जो क्वेश्चन जो ये जो वैल्यू इसका रेडियस दे रखा है, रेडियस 5.1 × 10⁻⁻11 मीटर, और इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 6.8 × 10⁻15 RPS।
आरपीएस का मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो कहता है इसमें कितना करंट होगा, करंट का वैल्यू बताइए। तो अभी आप पढ़े हैं, ये आर का कोई जरूरत नहीं है, ये वैसे ही फंसाने के लिए दे दिया है। मीन्स मेरा हो जाएगा एफ इंटू ई, जो आई इक्वल टू एफ कितना है मेरा 6.8 इंटू 10⁻⁻15, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर है? और इसी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना ही एम्पियर करंट होगा। ये जो मेरा वैल्यू है, क्लियर है, इतना ही एम्पियर होगा मेरा वैल्यू। ये प्लस में 15 दिया हुआ, तो आप इसको प्लस में रखो। क्लियर है? करेंगे 6.8 इंटू 1.6, ये हो जाएगा 10⁻⁻4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना ही एम्पियर करंट का वैल्यू होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, दिस इज द बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, जिसका रेडियस r है, और इसमें जो दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है मेरा 5 इंटू 10⁻11 मीटर, और इसका वेलोसिटी दे रखा है 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो कहता है करंट का वैल्यू क्या होगा, बताइए, खुद से ट्राई कर लें। अभी भी ये एक फॉर्मूला बताए थे, एक फॉर्मूला और अभी आप लोग को हम बताया था, मीन्स आई इक्वल टू ई वी बाय 2 पाई आर। आई इक्वल टू ई का वैल्यू कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वी कितना गिवन है 2.2 इंटू 10⁻6 बाय 2 पाई का वैल्यू 3.14, और रेडियस दे रखा 5 इंटू 10⁻11। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इतना ही एम्पियर करंट होगा। क्लियर है? चलिए आगे। क्लियर है? देखते हैं। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। यहां तक क्लियर है? अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का देखते हैं, मेजरमेंट देख लिया और करंट डेंसिटी देख लिया, कोई प्रॉब्लम? मेजरमेंट में भी देख लिया 3 तरह का, करंट डेंसिटी देखे, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, और करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता था। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल सा है, आप 10th क्लास में भी पढ़े हो, जो ओम्स लॉ है, हम देखते हैं। अब जो मेरा टॉपिक है, और अच्छा टॉपिक भी है, जो नहीं पढ़े 10th में ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा। ओम्स लॉ, ओम्स साइंटिस्ट का नाम है, ये लॉ दिए हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है देखते हैं। कोई भी कंडक्टर है, और कंडक्टर को अगर हम सेल से कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट फ्लो करता है, पता है? किसी भी कंडक्टर को हम सेल से कनेक्ट करेंगे तो क्या फ्लो करेगा, करंट। हमने लेट कर लिया कि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को एक सेल से कनेक्ट कर दिया हमने, और ये एक की लगा दिया। ये मेरा एमीटर है, ये करंट को मेजर करता है। ये सेल है, दिस इज सेल। ये मेरा क्या है, की। ये क्या है, एमीटर टू मेजर द करंट। और यहां पे एक लगा दिया V, दिस इज वोल्ट मीटर। ये क्या है, वोल्ट मीटर। ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, और ये करंट को मेजर करता है। अगर स्विच को ऑन कर देते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। सर्किट में क्या होगा, करंट देगा। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट करता है, ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट करता है, कहता है कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम सिर्फ बोल दे करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो मेरा गलत हो जाएगा। एक कंडीशन लगा हुआ है ओम्स लॉ में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मींस कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही क्यों? हम पढ़ेंगे आगे चलेंगे तो। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएगा तो कंडक्टर में एक प्रॉपर्टी होता है जो करंट को रोकता है, दैट इज रेजिस्टेंस। और जब हीट करते हैं कंडक्टर को तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, देखेंगे आगे में मिलेगा हमको। इसीलिए कंडीशन लगा हुआ है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर
current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference. तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, मींस अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट V डायरेक्टली I. क्लियर है? और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए जो कांस्टेंट ले लिया R, और इस R को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, मीन्स दिस इज द R in the diagram. मीन्स रेजिस्टेंस इज अ, रेजिस्टेंस वर्ड से बना है रेसिस्ट. रेसिस्ट मीन्स रोकना. मीन्स रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर which opposes the flow of current electricity. मीन्स रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का वह प्रॉपर्टी है जो करंट को जाने से रोकता है, जाने नहीं देता है. मीन्स दिस इज अ कांस्टेंट फैक्टर फॉर अ सिंगल कंडक्टर. अगर कंडक्टर को छेड़छाड़ करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज करेगा. कंडक्टर को खींच दिया, खींच के स्ट्रिच करके डबल कर दिया तो उसका लेंथ चेंज करेगा तो रेजिस्टेंस भी बदलेगा. कंडक्टर को कट कर दिया तो रेजिस्टेंस चेंज होगा. क्लियर है? लेकिन किसी एक फिक्स लेंथ और फिक्स क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो वायर होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा. इसीलिए यहां पे लिया है कांस्टेंट फैक्टर को हमने क्या लिया है? R, and R is called resistance. And what is resistance? Resistance is a property of a conductor which opposes the flow of current electricity. अब यहां से इस इक्वेशन से R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? V बाय I. V मेरा वोल्ट है और I करंट है तो इसको क्या लिखेंगे? एम्पेयर. और वोल्ट बाय एम्पेयर इज कॉल्ड ओम एंड इट्स डिनोटेशन इज दिस. क्लियर है? यहां पे क्लियर. मीन्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाय I, मीन्स वोल्ट बाय एम्पेयर, जिसको हम क्या करते हैं? ओम कहते हैं. ये मेरा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है. अगर हम VI कैरेक्टरिस्टिक देखें इसका, VI कैरेक्टरिस्टिक, अगर इस एक्सिस पे हमने V ले लिया और इस एक्सिस पे I ले लिया और V और I के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और V और I के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं, आप जानते हो V डायरेक्टली I, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन. यहाँ V डायरेक्टली I, बट यहाँ पे एक कंडीशन लगा हुआ है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मींस कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही होगा. अगर आप इसको और आगे की तरफ ले जाओगे तो धीरे धीरे ग्राफ का नेचर ऐसा हो जाएगा. मींस ओम्स लॉ यहीं तक वैलिड है. मींस कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही V डायरेक्टली I होगा, नहीं तो नहीं होगा. ये आप देख लिया. अब देखिए ये हम देख रहे थे R इक्वल टू V बाय I, तो वोल्ट बाय एम्पियर को क्या कहते हैं? ओम. मींस रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा मेरा? ओम होगा. क्लियर है? अगर यहां पे हम देखें इसका डायमेंशन देखें तो R इक्वल टू मेरा क्या है? V बाय I. तो V बाय I का डायमेंशन निकालना है. V वोल्ट है तो V को लिखेंगे हम W बाई Q. क्लियर है? और मेरा I को I ही रहने देते हैं. V इक्वल टू W बाई Q, ये मेरा क्या है? I. तो वर्क डन का डायमेंशन हो जाएगा ml स्क्वायर T माइनस 2, और इस Q को लिख सकते हैं हम IT. I इंटू ये मेरा क्या है? I. क्लियर है? सो दिस इज इक्वल टू ml स्क्वायर T माइनस 3 I माइनस 1. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस. अब यहां पे अगर आपसे पूछे क्वेश्चन, व्हाट इज 1 ओम? 1 ओम कब होगा? हमने अभी पढ़ा है R इक्वल टू V बाय I. अगर हम यहां लिखे इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट एंड I इक्वल टू 1 एम्पियर, देन R इक्वल टू 1 वोल्ट, R इक्वल टू 1 ओम, नॉट वोल्ट, R इक्वल टू 1 ओम. अब आप देखो यहां पे ये एक मेरा सर्किट है. अगर इस वोल्ट मीटर का रीडिंग 1 वोल्ट हो जाए और इस ए मीटर का रीडिंग 1 एम्पियर का हो जाए तो इसमें जो कंडक्टर लगा हुआ है इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम. मीन्स
अगर दो कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उस कंडक्टर से होकर के 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा हो, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 ओम होगा। क्लियर है यहां तक? चले आगे, चलते हैं आगे, देखते हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ डिनोटेशन है देखते हैं, इस तरह का डिनोटेशन बुक में अगर आपको मिले कहीं ऐसे, नहीं तो और ऐसे इस तरह से लगा हुआ, तो ये जो कहलाता है कांस्टेंट रेजिस्टेंस। कांस्टेंट रेजिस्टेंस का डिनोटेशन करने का तरीका है, दिस इज अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस, मीन्स ये भी आर ये भी आर, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का डिनोटेशन दिया हुआ, मीन्स रेजिस्टेंस का डिनोटेशन है ऐसे, या नहीं तो रेजिस्टेंस दे करके बीच में इस तरह से क्रॉस किया हुआ है, दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्लियर है? इस तरह से डिनोटेशन होता है, इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से। इसको अगर इस तरह से दिया हुआ है मेरा, यहां पे इस तरह से लगा हुआ है, या नहीं तो ये रेजिस्टेंस में इस तरह का इंडिकेशन दिया हुआ है एरो लाइन, मींस दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल मीन्स ये पोटेंशियल डिवाइडर का इंडिकेशन है। क्लियर है? अगर इस तरह से लगा हुआ होगा ये तो इसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। अगर इस तरह का वोल्ट मीटर में भी दो टर्मिनल हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर ऐसा इंडिकेशन है कहीं पे, ये प्लस और ये माइनस, ये क्या है मेरा एमीटर जो करंट को मेजर करता है, या इस तरह का लगा हुआ होगा, जी लिखा हुआ होगा, नहीं तो इस तरह से एरो दिया होगा, दिस बोथ आर कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। ये क्या है? गैल्वेनोमीटर मीन्स गैल्वेनोमीटर जो करता है, लिख देता हूं पूरा, गैल्वेनोमीटर सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है, नॉट मेजर, मीन्स ये मेजर नहीं करता है, करंट में पता करता है कि ये सर्किट में पता करता है करंट है या नहीं है। ये करंट को मेजर करेगा, ये पोटेंशियल को मेजर करता है, ये पोटेंशियल डिवाइडर है, दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, दिस इज कांस्टेंट रेजिस्टेंस। चलिए आगे चलते हैं। अब रेजिस्टेंस का वैल्यू किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है उसको हम देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस मीन्स रेजिस्टेंस कब कब चेंज करता है वो देखते हैं हम। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, फर्स्ट नंबर में कहता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मीन जो कंडक्टर का लेंथ जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना अधिक होगा। मीन्स यहां से रिलेशन चलेगा R1 by R2 इक्वल टू L1 by L2, इस रिलेशन से। एंड सेकेंड नंबर कहता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, मीन्स कोई भी वायर मेरा है, ये वायर का जो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, द एरिया परपेंडिकुलर टू लेंथ इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो लेंथ के परपेंडिकुलर होगा। ये मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और यहां से जो रिलेशन चलेगा सिंपली अलग अलग लिख सकते हैं, R1 by R2 इक्वल टू A2 by A1 का रिलेशन चलेगा। यहां पे अगर लेंथ को कांस्टेंट कर दें, अगर यहां एरिया कांस्टेंट कर दें तो ये रिलेशन चलेगा, और लेंथ कांस्टेंट कर दें तो ये रिलेशन चलेगा। अगर दोनों चेंज करता है तो क्या होगा? तो अगर दोनों इक्वेशन को हम मिलाते हैं, R डायरेक्टली L by A, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए जो कांस्टेंट लेते हैं रो L by A, और इस रो को कहते हैं, रो का नाम है
resistivity, and it is also called a specific resistance. यहां जो ये रो कांस्टेंट है इसका नाम क्या है, रेसिस्टिविटी, और ये नहीं तो क्या कर सकते हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये कंडक्टर का नेचर चेंज करेगा तभी रेसिस्टिविटी बदल सकता है, नहीं तो नहीं बदलेगा। 1 मीटर कॉपर का वायर है या 2 मीटर कॉपर का वायर है, दोनों का रेसिस्टिविटी सेम होगा, बट 1 मीटर कॉपर का वायर है और 2 मीटर कॉपर का वायर है, दोनों का रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा। अगर 1 मीटर कॉपर का वायर है और 1 मीटर एल्युमिनियम का वायर है तो दोनों का रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होगा और रेसिस्टिविटी भी डिफरेंस होगा, क्योंकि एक एल्युमिनियम है और एक कॉपर है, मींस रेसिस्टिविटी नेचर पे डिपेंड करता है। मींस यहां से हम लिख सकते हैं रो इक्वल टू RA/L रेसिस्टिविटी को, मींस ये मेरा हो जाएगा ओम इंटू मीटर स्क्वायर बाय मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, ये क्या हो जाएगा ओम इंटू मीटर। क्लियर है, रेसिस्टिविटी को हम क्या लिख सकते हैं, ओम इंटू मीटर। अगर इसका डायमेंशन लिखे हम, डायमेंशन, तो ओम का डायमेंशन क्या हुआ था, ये हम रखे हुए मिटाए नहीं थे, दिस इज द डायमेंशन ऑफ ओम। तो ओम का डायमेंशन निकाले थे ml² t-3 I-1, और यहां पे एक मीटर है, दिस इज L, सो इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज ml² t-3 I-1, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी। क्लियर है। अगर हम यहां पे बोले A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड L इक्वल टू 1 मीटर, then from this equation both are 1, then R equal to rho. Clear है, या rho equal to R, means resistivity is equal to resistance of a conductor having unit length and unit cross sectional area. ऐसा अगर कि एक कॉपर का वायर है, 1 मीटर कॉपर का वायर हो और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर का हो, तो उस कॉपर के वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, वही हो जाएगा मेरा रेसिस्टिविटी। अब मान लीजिए 1 मीटर आयरन का वायर ले आया, उसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर का ले लिया, उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा उसका रेसिस्टिविटी। मींस रेसिस्टिविटी इज ए रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अगर हम देखें इसमें एक टर्म आता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जिसको G से डिनोट किया, इसको मिटा देता हूं, G से डिनोट किया हम किसको, कंडक्टेंस को। कंडक्टेंस वर्ड देखिए रेजिस्टेंस का जस्ट रिवर्स लग रहा है, रेजिस्टेंस रेसिस्ट करता था मींस रोकता था, कंडक्टेंस कंडक्टर वर्ड से आया हुआ है, मींस कंडक्टेंस जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, मींस रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस। और इसका यूनिट क्या लिखेंगे, 1/ओम। क्लियर है, इसको हम लिख सकते हैं MHO महो, नहीं तो लिख सकते हो ओम इनवर्स, महो लिख सकते हैं, नहीं तो ओम इनवर्स लिख सकते हैं। मींस रेसिस्टेंस का जस्ट रिवर्स क्या होता है, कंडक्टेंस। एक टर्म होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी या इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये जो मेरा होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, या रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस कहते थे, उसी तरह रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी को कंडक्टिविटी बोलेंगे, या रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। सो सिग्मा इक्वल टू 1/रो, मीन्स 1 क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर।
इसको लिख सकते हैं हम महो इंटू मीटर इनवर्स, या इसी को लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर है? चले आगे। अगर हम देखें, बोले कि कंडक्टेंस का रेजिस्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस का मीन्स रेजिस्टेंस मीन्स डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस अभी हमने देखा G इक्वल टू 1/R मीन्स रेजिस्टेंस का रिवर्स डायमेंशन होगा। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन कितना था मेरा, ml² t-3i-1 मीन्स रेजिस्टेंस का निकाले थे हम ml² t-3i-1। इसको रिवर्स कर दो, m पर -1, l पे -2, t पे 3i। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कंडक्टेंस। अगर हमको पूछे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का हो जाएगा मेरा 1/ρ, और रो का डायमेंशनल फॉर्मूला मेरा ये है मीन्स ml² t-3i-1। इसका रिवर्स करेंगे, m पर -1, l पे -2, t पे 3i-1, तो +1 हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ओम्स लॉ में पढ़ रहे हैं। ओम्स लॉ में एक टर्म मिला रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर व्हिच ओपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड रेजिस्टेंस का जस्ट रिवर्स है मेरा कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस? तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। नहीं तो हम बोल सकते हैं कंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर व्हिच हेल्प टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। And what is resistivity? Resistivity is equal to resistance of a conductor having unit length and unit cross sectional area। और थर्ड टर्म था specific conductance, reciprocal of specific resistance is called specific conductance, और इसका हमने यूनिट डायमेंशन देखा। क्लियर है यहां तक? चले आगे, चलते हैं आगे। अगर आपको एक क्वेश्चन दे, सिंपल सा, यहां पे एक क्वेश्चन है, ये एक वायर है, ये वायर जिसका लेंथ L है और रेजिस्टेंस R है। L क्या है मेरा, लेंथ है, और ये R क्या है, रेजिस्टेंस है। दोनों गिवन है। क्या है ये मेरा, गिवन है। अब कहता है इसमें ये वायर को दोनों तरफ से स्ट्रिच कर दिया, खींच दिया, दोनों तरफ से पकड़ करके खींच दिया। ऐसे इतना ने खींचा कि इसका जो लेंथ हो गया मेरा 2L हो गया। जितना लेंथ था उसका लेंथ डबल हो गया। तो कहता है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बताइए। ठीक है? अगर आप देखो यहां पे, ये मेरा पेन है, मार्कर, इसको हम खींच करके लंबा कर दें तो ये पतला भी हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा होगा तो पतला भी होगा। अगर हम इसका अभी वॉल्यूम निकाल लें, इसका कुछ ना कुछ समथिंग वॉल्यूम होगा, अगर खींच करके लंबा कर दें तो फिर भी वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम सेम होगा, बट लेंथ डिफरेंट होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। वही यहां पे हम देखते हैं, ये L लेंथ का वायर है, तो इसका वॉल्यूम निकाल लें या इसका वॉल्यूम निकाल लें, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम। मीन्स वॉल्यूम इज सेम इन बोथ केस। दोनों केस में वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि उतना ही अमाउंट है, सिर्फ स्ट्रिच कर दिए हैं। तो हमने अभी पढ़ा है रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला R इक्वल टू रो इंटू L/A। आप यहां पे बताओ हमको, ये मेरा L लेंथ का या कॉपर या आयरन, कोई भी वायर हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि कॉपर ही आयरन का भी हो सकता है। तो ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, तो दोनों में क्या है मेरा, खींच करके अगर डबल कर दे लेंथ को, क्या रेसिस्टिविटी बदलेगा क्या, नहीं, मटेरियल सेम है। ऐसा तो नहीं है कि 1 मीटर कॉपर का वायर है, उसको स्टिच करके 2 मीटर बना दिया तो आयरन का बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो कॉपर ही रहेगा।
मीन्स रेसिस्टिविटी वायर के नेचर पे डिपेंड करता है। मटेरियल चेंज होगा तब उसका रेसिस्टिविटी चेंज करेगा। ये मेरा L लेंथ का, ये 12 लेंथ का, इसीलिए दोनों का रेसिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा। अब दोनों का क्या और एक सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। अगर इस तरह का केस का प्रॉब्लम आता है तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम लाने का कोशिश करेंगे। L से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और L से नीचे भी, तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा मेरा, वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। आप देख रहे हो यहाँ पे वॉल्यूम भी कांस्टेंट एंड रेसिस्टिविटी भी कांस्टेंट, सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। क्लियर है। इस केस में मेरा क्या आएगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो यहां से रिलेशन आएगा मेरा R1 बाय R2 इक्वल टू L1 बाय L2 का होल स्क्वायर। और R1 कितना दे रखा है मेरा, R, और R2 को हमने क्या लेट कर लिया है, R डैश। यहाँ पे R डैश रखा। L1 कितना है, L, और स्ट्रिच करके कितना कर दिया लेंथ को, 2L का होल स्क्वायर। L कैंसिल, 1/4, सो R डैश इज इक्वल टू 4R। मीन्स लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस 4 टाइम से बढ़ गया। मीन्स इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4R। कितना बोलेगा सर, रेजिस्टेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ था, तो आप लेंथ को डबल किए तो रेजिस्टेंस तो 2R होना चाहिए। नहीं, आप देखो R इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हम वायर को स्टिच करेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज करेगा, इसका रेडियस भी चेंज करेगा, पतला हो जाएगा वायर। इसलिए लेकिन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आप उस मेथड से भी बना सकते हो, इसका रेडियस R1 लेट कर ले, इसका रेडियस R2 लेट कर ले, मीन्स पाई R1 स्क्वायर L, इसका हम लिख सकते हैं पाई R2 स्क्वायर 2L। दोनों को बराबर कर देंगे तो रेडियस का भी रेशियो निकल जाएगा। रेडियस का रेशियो कैसे निकलेगा, पाई R1 स्क्वायर L इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर 2L का 2L। क्लियर है। तो L से L कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, मीन्स R1 बाय R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा मेरा कितना, 2। सो R2 इक्वल टू, इसको लिख दें, होल स्क्वायर को हटा देते हैं, मीन्स R1 बाय R2 का वैल्यू कितना हो जाता है मेरा, √2। सो R2 इक्वल टू R1 बाय √2। आप देख रहे हो R2 का जो वैल्यू हो गया 1/√2 टाइम्स ऑफ R1। मीन्स ये मेरा पतला हो गया है। तो आप इस रिलेशन से भी सॉल्व कर सकते थे। हम R1 बाय R2 इक्वल टू L1 बाय L2 इंटू A2 बाय A1। तो यहां पर हम कर देते हैं L1 को L, L2 को 2L और A2 को पाई R2 स्क्वायर, इसको पाई R1 स्क्वायर, और ये जो रिलेशन निकाले यहां पुट करते तो यही आता। लेकिन ये जो मेथड है बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए वॉल्यूम कांस्टेंट आता है तो वॉल्यूम कांस्टेंट का कंसेप्ट लगा दिया, तुरंत बना लिया आसानी से क्वेश्चन को। क्लियर है यहां तक। चले आगे, चलते हैं आगे। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, मिटा देता हूं इसको। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन दे हम, ये एक वायर है, ये वायर है, इसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। इस वायर को बीच से कट कर दिया, मीन्स L/2, और इसको भी L/2 हाफ हाफ कट कर दिया, मीन्स 2 वायर हो गया मेरा। ये L/2, इसका भी लेंथ हो गया मेरा कितना, L/2। आप बताओ क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करेगा? नो। वायर को अगर हम कट करते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं करेगा, सिर्फ लेंथ चेंज करेगा। यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया A रहेगा, यहां का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, A ही होगा। और इसका रेजिस्टेंस R है, दिस इज गिवन, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, R डैश। ये वाले पार्ट का भी उतना ही होगा रेजिस्टेंस। आप देख रहे हो हम फॉर्मूला पढ़े R इक्वल टू रो इंटू L/A। इस केस में अगर हम देखें तो वायर को कट किए हैं, अगर ये कॉपर का वायर है तो ये भी कॉपर ही होगा, ये भी कॉपर ही होगा। सो रेसिस्टिविटी इज कांस्टेंट। और वायर को कट किए हैं, स्टिच नहीं किए हैं, सो क्रॉस सेक्शनल एरिया इज आल्सो कांस्टेंट। इन दिस केस R इज डायरेक्टली L। हमने जो आपको लॉ पढ़ाया है, R इज डायरेक्टली L, R इज इनवर्सली A,
तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वही होगा। आप एक प्रॉब्लम अभी तुरंत करवाएं, इससे पहले आर डायरेक्टली एल स्क्वायर भी आ गया था। ऐसा नहीं कि तोता जैसे हम रट लेंगे सर बताएं आर डायरेक्टली एल आर इनवर्सली, ये गलत हो जाएगा। आप केस देखोगे प्रॉब्लम में कर क्या रहा है। इसमें देखिए आप वायर को कट किए हैं, तो कट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया कांस्टेंट होगा क्रॉस सेक्शनल, बट लेंथ चेंज कर रहा है तो एरिया भी कांस्टेंट, रो भी कांस्टेंट। इन दिस केस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इससे फर्स्ट वाला में था आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर आ रहा था, तो हमेशा चेंज कर सकता है। तो यहां से रिलेशन हम क्या लिखेंगे, R1 बाय R2 इक्वल टू L1 बाय L2। R1 कितना है मेरा, R है, और R2 कितना है, R डैश निकालना है। L1 कितना है, L, ये L बाय 2, तो 2 ऊपर कर देते, ये कैंसिल। सो R डैश इक्वल टू हो जाएगा मेरा R बाय 2। R डैश का वैल्यू क्या होगा, R बाय 2। तो सिंपल सा है, आप देखो लेंथ आधा किया तो रेजिस्टेंस भी आधा हो गया, R बाय 2 और R बाय 2। मीन्स ये मेरे पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा R बाय 2 और R बाय 2। फिर इसको अगर हम मिला दें दोनों को अगर हम मिला देते हैं दोनों को मिला देंगे तो फिर वैसा ही बन जाएगा, उतना ही लेंथ का हो जाएगा। R बाय 2 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा मेरा, फिर R हो जाएगा। जैसे 10th क्लास में भी आप पढ़े होंगे, अगर दो रेजिस्टेंस है दोनों सीरीज में है, अगर ये R1 है ये R2 है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है R1 प्लस R2। लेकिन पैरेलल में पढ़े होंगे आप, हम भी पढ़ाएंगे यहाँ पे आगे आएगा बताएंगे। अगर ये R1 है ये R2 है, तो यहाँ पे 1 बाय R इक्वल हो जाता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इसको एलसीएम लेके निकालते हैं तो आ जाता है मेरा R1 R2 बाय R1 प्लस R2। क्लियर है। अगर ऐसा ही रहता, ये भी R रहता, ये भी R रहता मेरा, तो यहां पर भी R डैश निकालते तो R1 का वैल्यू R, R2 का भी R बाई 2R हो जाता, ये कट हो जाता तो मेरा R बाई 2 हो जाता। मीन्स दूर अगर यहाँ पे दोनों सेम, इसका भी वैल्यू R इसका भी वैल्यू R, तो यहाँ पे ये R डैश अगर लेट कर लेते इसको, ये भी R प्लस R इक्वल टू कितना हो जाता मेरा 2R। छोटा मोटा चीज है ये सब। तो यहाँ पे देखो जब सीरीज में हमने कनेक्ट किया तो रेजिस्टेंस 2R हो गया, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो R बाई 2 हो जाता है। वैसे हम थोड़ा सा समझा रहे हैं एक चीज। अब यहाँ पे आप देखो हम यहाँ पे कट किए थे वायर को, तो कट किए थे तो क्या आ गया था R बाई 2। अब ये दोनों वायर को फिर आप कनेक्ट कर दो, तो कनेक्ट कर देंगे तो ऐसा बन जाएगा, ये वायर था फिर ये वायर था, तो ये L बाई 2 लेंथ का था, ये भी L बाई 2 लेंथ का था। इसका रेजिस्टेंस कितना था R बाई 2, इसका भी रेजिस्टेंस कितना है R बाई 2। आप दोनों को मिला दो फिर यही वायर बन जाएगा। मीन्स R बाई 2 प्लस R बाई 2 को ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा R, जो इनिशियल के बराबर आ गया। क्लियर है। अगर हमको कहता ये दोनों वायर को इस तरह से अरेंज कर दिए हैं, मीन्स ऐसे अरेंज करेंगे तो ये दोनों वायर किस में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। मीन्स ऊपर वाली वायर का रेजिस्टेंस कितना है R बाई 2, और ये वाले का भी कितना है रेजिस्टेंस R बाई 2। आप पैरेलल में जोड़ रहे हो, R को पैरेलल में करते हैं तो R बाई 2, तो R बाई 2 को पैरेलल में करेंगे कितना हो जाएगा R बाई 4। क्लियर है। अब देखो R को ऐड किया तो R का आधा, R बाई 2 ऐड करेंगे तो R बाई 2 का आधा। मीन्स ऐसे नहीं तो आप कर लो R बाई 2 का आधा इक्वल टू कितना R बाई 4। यहां भी कितना था R डैश, R का आधा मीन्स R बाई 2। क्लियर है। इतना तो अच्छे से देखेंगे। क्लियर है। और फिर देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा आगे वाला जो टॉपिक होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय।